हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आइए इसको समझते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इसमें एक स्टोरी दी गई है और इंट्रोड्यूस किया गया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक प्रोडक्शन के लिए कि हमें क्या क्या चाहिए थ्रू अ स्टोरी, जो कि पालमपुर गांव की ली गई है। इसमें फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग है मेन एक्टिविटी है। वेर इज सेवरल अदर एक्टिविटी सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। साथ में छोटी मोटी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ काम भी होती है, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी। ठीक है, आर द कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल। ठीक है, थोड़े छोटे मोटे स्केल पर देखने को ये मिलते हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। अब इस प्रोडक्शन के लिए कई टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ईटीसी। मेनली जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का भी, तो इसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड एंड सर्विसेज इन द विलेज। हम इस स्टोरी में एक बार ये समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर रिसोर्सेज को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को इस गांव में। तो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, अभी समझते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो गांव है वो काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, किससे? नेबर जो गांव है उनसे और आसपास के जो शहर उनसे। रायगंज इज़ अ बिग विलेज। रायगंज जो है बिग विलेज है। इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो कि 3 किलोमीटर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज, जो कि ऑल वेदर रोड है, कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर विलेज है रायगंज। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। मेनली जो रायगंज विलेज है उसके आगे जो शाहपुर पड़ता है वहाँ तक मतलब अच्छी खासी रोड बनाई गई हुई है। मैनी काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। यहाँ पर इस रोड पर आपको काफ़ी टाइप के ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट देखने को मिल जाएगा, टांगास, बोगीज देखने को मिल जाएगी, लोडेड विद द जैगरी मीन्स गुड, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। ये भी आपको देखने को उस रोड पर मिल जाएगी। द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। विलेज में करीबन 450 फैमिलीज रहती है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अलग अलग कास्ट की देखने को मिलती है यहाँ पर 450 फैमिलीज। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, यहाँ पर 80 अपर कास्ट फैमिलीज है। ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, जिनकी ज़मीन सबसे ज़्यादा है इस गाँव में। देयर हाउस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। इनके जो घर हैं 80 अपर कास्ट के, इनके थोड़े से घर बड़े हैं औरों से। आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। ठीक है, तो इनके घर जो पक्के बने हुए ब्रिक से और प्लास्टरिंग से। द एससी दलित comprise 1/3 of the population and live in the one corner of the village and in much smaller house, some of which are of mud and straw. एक एक गांव के कोने में ये जो ऐसी दलित रहते हैं और उनके घर काफ़ी छोटे हैं, जो कि मिट्टी वगैरह से बने हुए हैं, कच्चे मतलब बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सभी मतलब लगभग सभी घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर all the ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर से इससे ट्यूबवेल, ठीक है, जो खेतों में अच्छे से यूज़ हो जाते हैं और साथ में और वेरियस टाइप जो बिजनेस है इजीली उसमें से
यूज़ हो जाती है। हैज़ टू, और साथ में यहाँ पर पालमपुर हैज़ टू प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल, एक बड़ा हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर प्राइमरी एक क्या बोलते हैं आपका हेल्थ सेंटर चलता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमारों को इलाज मिलता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, ये एक इमेजिनरी विलेज है। विल टेक अ थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी गांव में। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग द मेन प्रोडक्शन, यहाँ पर जो कि फार्मिंग है मेन प्रोडक्शन है, ठीक है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्ड एज नॉन फार्मिंग फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ETC ये है, ठीक है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। अब हम देखेंगे आगे इस दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन कुछ दे रखा है यहाँ पर, इसको पढ़ने के बाद कुछ जनरल चीज़ें हैं, उसको पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। अभी छोटी सी कुछ दे रखी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, कैसे एक प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, पहले चाहिए हमें ज़मीन, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ठीक है। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर, ठीक है। पीपल हु विल डू द वर्क, जो कि लेबर काम करेगी, काम से कुछ बनाएगी, ठीक है, प्रोड्यूस करेगी। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कई जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे वर्कर चाहिए टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जो ज़रूरी काम कर सके। अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो कि हाथों से अपना काम कर सके मैनुअल, और जो एजुकेटेड है वो मशीनरी के थ्रू कर सके। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, हर एक लेबर ज़रूरी है क्या बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल चाहिए। द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। अब इसमें हर एक मतलब जगह में, हर एक स्टेज में आपको फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और क्या होती है इसके अंदर, फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है ये जानेंगे। पहला है फिजिकल कैपिटल में आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल सच एज फार्मर्स प्लो टू sophisticated मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर, ETC। मतलब एक छोटे से टूल्स, मशीन तो जरूर चाहिए, मतलब एक छोटे से टूल से लेकर एक फार्मर प्लो तक चाहिए होता है, या तो कोई मशीन चाहिए जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर वगैरह, ETC। टूल मशीन बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर। जो टूल्स है, औजार है, मशीन है, बिल्डिंग्स है, इसमें हमेशा ही यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ें, टूल्स वगैरह। प्रोडक्शन में तो आपको मालूम है मशीनरी के थ्रू ही सब चीज़ें प्रोडक्शन होती है आज के टाइम में, तो इसको कहेंगे हम फिक्स कैपिटल। अब आ गए हम रॉ मटेरियल, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं हम। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है।
अगर किसी ने प्रोडक्शन करना है तो वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल तो चाहिए, सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर। एक एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी सुई का यूज़ या धागे का यूज़ कौन करता है, जो क्या बोलते हैं टेलर यूज़ करता है। एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर, और जो मिट्टी कौन यूज़ करता है, पॉटर, जो कि मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाता है। ठीक है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं, ठीक है, उसकी पेमेंट के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। मशीन एंड बिल्डिंग, these are used in production। अब आगे देखेंगे हम फोर्थ। there is a fourth requirement too। you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to yourself to or to sell in the market। अब मेनली सारी चीज़ें आपने एक प्रोडक्शन के लिए मशीनरी वगैरह, टूल्स, बिल्डिंग सब लगा लिए, सब चीज़ कर ली, एक प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन करने के बाद वो जो सामान, जो आउटपुट निकलेगा, तो उसको कहीं सेल तो करोगे। तो वही बताया गया, फोर्थ रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज की बदौलत उस सामान को आगे जाके मार्केट में सेल करना होगा। और दिस दिस स्टेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं इस टाइम। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। मतलब ह्यूमन कैपिटल एक तब बनता है जब उस पर हम एक एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड और ट्रेनिंग अच्छी देकर एक उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है। इन दिस पिक्चर द आइडेंटिफाई द लेबर फिक्स कैपिटल यूज द प्रोडक्शन। अब इसको हम जानेंगे। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हर एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किसके द्वारा होता है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम इस पालमपुर की स्टोरी में हमने जो फर्स्ट थ्री प्रोडक्शन देखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर कन्वेंस वी विल रेफर द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल चैप्टर। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लैंड इज़ फिक्स्ड, फार्मिंग इन पालमपुर। पहले स्टार्टिंग करेंगे। फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ठीक है, सबको पता ही है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने खान पीन, रहन सहन के लिए सिर्फ वहाँ पर जो पालमपुर में 75% लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। दे कुड बी फार्मर और फार्मर लेबर्स, या तो वो खुद फार्मर है या तो फार्मर के लेबर है। ठीक है। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द ऑन द फार्म। मतलब नॉर्मली समझ लो कि टोटली जो 75% फार्मिंग है, चाहे वो खुद लेबर हो चाहे फार्मर हो, तो वो सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ ऑन द फार्म। ठीक है ना। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक constraint is raising farm production। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। बट जो वहाँ पर जो लैंड एरिया है वो बिल्कुल फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर। तो मतलब अभी तक 1960 से वहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड का। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, उगाने के लिए। By then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। बट कुछ टाइम पहले कल्टिवेबल लैंड को, मतलब जो वेस्ट लैंड थी उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। बस देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन।
बस उसमें कोई स्कोप नहीं था फार्म प्रोडक्शन के लिए बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। अब आगे देखेंगे, देयर इज ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक ही ज़मीन से हम और ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं? तो ये देखेंगे इसमें, इन द काइंड ऑफ ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। इस तरीके की जो मतलब फसलें एक से ज़्यादा उगाने की इस गांव में ये अवेलेबल है। पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। ये एक छोटा ये गांव जो पालमपुर है वेस्टर्न पार्ट में है उत्तर प्रदेश के। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितनी भी ज़मीनें हैं वो पूरी कल्टिवेट होती है पालमपुर में। नो लैंड इज़ लेफ्ट इडल। यहाँ पर कोई भी ज़मीन खाली नहीं रहती, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। दिस प्लांट आर यूज एज कैटल फीड। जो कि ये जो उगाते हैं ये एक गाय के ये जानवरों के चारे के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू उगाए जाते हैं। इन द विंटर सीजन फील्ड आर सोन विद द वीट। उसके बाद जब विंटर सीजन शुरू होता है उसके बाद जो कि खेत को बोया जाता है गेहूं से। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब जो फार्मर वीट उगाता है एक उसमें खेत में अपनी कंजम्पशन मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जितनी गेहूं चाहिए होती है वो रख कर बाकी मार्केट में बेचाता है जो कि रायगंज में है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। एक जगह शुगर केन भी लगाए थे जो कि साल में एक बार ही लगाया जाता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, ये शुगर केन रॉ फॉर्म में होता है एज जैगरी, ठीक है। गुड़ के लिए रॉ जो होता है वो शुगर केन होता है। इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर, जो कि शाहपुर में व्यापारी को बेचा जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 different crop in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation। यहाँ पर यही रीज़न है कि जो फार्मर्स है किसान है वहाँ के 3 टाइप्स की क्रॉप इसलिए उगा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो वेल डेवलप्ड है सिस्टम ऑफ इरिगेशन करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। अर्ली इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। यहाँ पर इस गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी है लाइट है काफ़ी जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यही मेजर इम्पैक्ट है जो कि इरिगेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ। प्रेशन व्हील वर टिल देन यूज बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। पहले के टाइम में जब प्रेशन व्हील्स यूज़ होते थे और कुओं से पानी निकालते थे, बट आज के टाइम में जो लोगों ने देखा पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल। उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक रन जो ज़मीन से सीधा सीधा पानी अच्छे से निकालता है कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड। मतलब बहुत लंबा मतलब काफ़ी बड़ा एरिया जो कि ट्यूबवेल से अच्छे से इरिगेट हो सकता था इफ़ेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट। उस गांव में कुछ जो ट्यूबवेल से पहले गवर्नमेंट ने लगाए थे उसके बाद हाउएवर फार्मर स्टार्ट्स सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। फिर फार्मर्स ने अपने ट्यूबवेल भी वहाँ लगाने शुरू कर दिए। एज रिजल्ट उसका रिजल्ट ये हुआ बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। उसके बाद 1970 तक इसका रिजल्ट ये आया कि वहाँ पे जो 200 हेक्टेयर ज़मीन थी
वो पूरी की पूरी इरिगेट होना शुरू हो गई। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। एक साल में एक से ज़्यादा फसलों को उगाना, इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाएगा। It is the most common way of the increasing production on a given piece of land। ये आजकल के टाइम में बिल्कुल कॉमन हो चुका है कि एक से ज़्यादा फसलें उगाना एक ज़मीन पर। All farmer in पालमपुर grow at least two main crops। पालमपुर के भी जो फार्मर्स थे कम से कम दो तो उगाते ही थे। Many are growing potato एज द थर्ड क्रॉप। और उसके बाद जो तीसरी उगाते थे मोस्टली, जो कि आलू होता था तीसरी क्रॉप। द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, पिछले 15-20 सालों से। You have seen that one way of increasing production from the same land by multiple cropping, the other way is to the modern farming method। हमने ऊपर देखा कि इंक्रीज जैसे हुई थी इनका प्रोडक्शन, ठीक है, सेम लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से। अब एक दूसरा तरीके है कि क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचा इनको, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर हाई यील्ड, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड मतलब अच्छी खेती होना शुरू हो गई इनकी। यील्ड इज़ मेजर्ड एज ए क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। ठीक है, जो खेती है मेजर की जाती है एक मतलब कि एक सिंगल लैंड जो होता है उसके पीस पर पूरे एक सिंगल सीजन में, एक तरीके से एक सीजन में कितनी एक खेत में कितनी अच्छी खेती हुई है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विच रिलेटिवली लो यील्ड। 1960 के मिड में हमने देखा कि जो कि इंडिया में मतलब जो भारत में लोग थे या पालमपुर में भी, जो वो ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते थे, मतलब पुराने टाइप के जो शुरू से करते जा रहे हैं। ठीक है, वो यूज़ हुआ करते थे। फार्मर यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र। और जो खाद के लिए मेनली काउ डंग मतलब गाय के गोबर को का यूज़ करते थे मैन्योर या फर्टिलाइज़र खाद के रूप में। ठीक है, ऑल दिस वर रैपिडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बॉय देम। ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक फार्मर के पास अवेलेबल होती थी, इनको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आगे क्या हुआ, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ wheat and राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटी। अब 1960 में एक इंट्रोड्यूस किया गया द ग्रीन रेवोल्यूशन को, और इंडियन फार्मर्स को इनक्रेज किया गया कि आप HYV सीड्स का यूज़ करिए और पैदावार बढ़ाइए किसकी, गेहूं की और चावल की। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on the single plant। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उससे ज़्यादा जो HYV सीड्स थे एक तरीके से मतलब एक सिंगल प्लांट में बहुत अच्छी खेती मतलब एक फसल उगा के देते थे ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले। मतलब HYV सीड्स इतने अच्छे थे एक तरीके से। ठीक है, as a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grains। उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में काफ़ी ज़्यादा अब फसल उगने लग गई। ठीक है, अनाज की। दिस वाज पॉसिबल अर्लियर। HYV seeds however need plenty of water एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइज़र। HYV सीड्स को काफ़ी ज़्यादा एक तो पानी चाहिए, साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, जो कि पेस्टिसाइड जो है अच्छा रिजल्ट देता है।
इसमें कुछ मॉडर्न फार्मिंग के दे रखे हैं, जैसे कि HYV सीड्स। मॉडर्न फार्मिंग में आपका ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है। आपका पेस्टिसाइड आ गया, फर्टिलाइज़र आ गया। ये इरिगेशन के कुछ है कि हाई यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। हाई अच्छी खेती सिर्फ पॉसिबल है सिर्फ एक तो कॉम्बिनेशन किसका, HYV सीड्स का, अच्छी इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइज़र का एंड पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन से अच्छी खेती देखने को मिलती थी। फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। पहली बार जो मॉडर्न फार्मिंग शुरुआत हुई थी पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हुई थी, ठीक है। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन। यहाँ पर फार्मर्स ने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटअप किए थे एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स। और उसके बाद HYV सीड्स यूज़ हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हुआ एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। हमें ये सब चीज़ देखने को मिली, ठीक है। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, कईयों ने फार्म मशीनरी के लिए बड़ी बड़ी खरीद ली, लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। जो कि ये इनके आने से एक तो प्लोइंग हल अच्छे से चल जाता था और कटाई भी अच्छे से हो जाती थी। दे वर रिवॉर्डेड विद द हाई यील्ड ऑफ वीट। और इसी का नतीजा ये निकला कि बहुत अच्छी खेती हुई गेहूं की। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। जब पहले ट्रेडिशनल सीड्स जो यूज़ हुआ करते थे पालमपुर में, तो 1 हेक्टेयर में 1300 kg जो कि आपकी वीट उगती थी। बट विद HYV सीड्स यूज़ होने के बाद द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद HYV सीड्स यूज़ होने के बाद 3200 किलो गेहूँ उगना शुरू हो गई पर हेक्टेयर में, मतलब कि दुगनी तिगनी क्वांटिटी में। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, ठीक है, प्रोडक्शन में। फार्मर नाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब जो फार्मर थे अपना रखने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गेहूँ मार्केट में बेच सकते थे और अच्छी इनकम कमाने लग पड़े थे। ये कुछ डाटा दिया गया है। लैंड विल सस्टेन, एक तो ये है, एक बार हाँ चलिए एक ही छोटा सा टॉपिक है लैंड विल सस्टेन का, कर लेते हैं एक और। क्या ज़मीन को नुकसान पहुंचता है इन सब चीज़ों से, ये देखेंगे पढ़ेंगे। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, सभी को पता है जो ज़मीन है नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। जब इसको यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। साइंटिस्ट जो हमारे हैं उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक इंडिकेट किया है कि मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करने की वजह से इस नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ हो रहा है। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। कई एरिया में देखने को मिला है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन में सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा केमिकल यूज़ होने की वजह से, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होने की वजह से। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अब ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ होने की वजह से ट्यूबवेल की थ्रू निकालने की वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा जो पानी है उसका डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है।
Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over a year. सबको पता होना चाहिए कि सॉइल जो फर्टिलिटी है और ग्राउंड वाटर है, काफ़ी सालों लगते हैं उसको दोबारा से बनने में, ठीक है ना। वंस डिस्ट्रॉय इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। एक बार ये ख़राब हो जाए उसके बाद दोबारा बनने में इनको काफ़ी टाइम लगता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और आगे जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो अभी स्टूडेंट्स, अभी आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। हम इस अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी चैप्टर को क्लियर करेंगे। अभी ये आपको समझ आया तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।